जिस दिन से नई हुकूमत आई है उसकी सारी तवज्जो पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म इमरान खान को सियासी मंजरनामे से माइनस करने पे मजबूर है। एक के बाद एक प्लान बनाया गया कि किसी तरह इमरान खान को रास्ते से हटाकर अपना नाजायज़ गलबा मुसल्लत रखा जा सके। सबसे पहले प्लान ए बनाया गया, जिसका मकसद इमरान खान को अदालतों और इलेक्शन कमीशन के जरिए नाअहल करवाकर सियासत से हमेशा के लिए बाहर करना था। इमरान खान के खिलाफ अगस्त 2022 में तौहीन अदालत का मुकदमा दर्ज किया गया, जब इमरान खान ने एक जलसे के दौरान एक जज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का जिक्र किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की माफ़ी मांगने और वजाहत देने के बाद केस को खारिज कर दिया। इमरान खान ने कहा कि मेरा मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं था, क्योंकि मेरी जद्दोजहद हमेशा कानून की हुक्मरानी के लिए है। इसके बाद पीडीएम के कठपुतली इलेक्शन कमिश्नर ने इमरान खान को फौरन फंडिंग केस में नाअहल करने की कोशिश की। ये केस असल में ममनुआ फंडिंग का केस था। पीटीआई ने समंदर पार पाकिस्तानियों से फंड इकट्ठे किए और उन्हें पीटीआई के बैरून मुल्क अकाउंट्स में मुंतकिल किया, जहां से ये फंड्स पाकिस्तान मुंतकिल हुए। ईसीपी ने इन फंड्स को ममनुआ करार दिया, जिसका मतलब ये था कि पीटीआई को फंड ही नहीं कर सकती। ईसीपी का फैसला इस बुनियाद पर था कि चूंकि फंड्स पीटीआई के अकाउंट्स में गैर मुल्की रजिस्टर्ड कंपनियों से मुंतकिल किए गए थे, इसीलिए ये फंड्स गैर कानूनी हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से फंड्स इकट्ठा करने का कोई और दूसरा तरीका ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ फैसला देने के लिए कानून को ही तोड़ मरोड़ दिया। उसके बाद ईसीपी ने इमरान खान को तोशाखाना केस में नाअहल कर दिया। खान के खिलाफ मुकदमा अगस्त 2022 में पीएमएलएन के एक रुकन की जानिब से दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि इमरान खान ने तोशाखाना से तोहफे खरीदे थे, लेकिन कमीशन में जमा कराए गए एलानिये में असासे जाहिर नहीं किए। जबकि इमरान खान ने तोशाखाना की घड़ी कानूनी तौर पर खरीदी और इसे ईसीपी की तफसीलात में जाहिर भी किया। तोशाखाना से कोई भी तोहफा उसकी असल कीमत का 25% अदा करके खरीदा जा सकता है, जबकि इमरान खान की हुकूमत ने ये रकम बढ़ाकर 50% कर दी थी, जो इमरान खान खुद अदा कर चुके थे। घड़ी उस शख्स को फरोख्त ही नहीं की गई जिसे किसी मीडिया ग्रुप ने खरीदार के तौर पर पेश किया था, और ना ही इस फर्द का इमरान खान से बराह रास्त या बिला फास्ता कोई ताल्लुक है। जब कार्रवाई के दौरान अदालत ने 1947 से लेकर अब तक के तोशाखाना की तमाम तफसीलात को आम करने को कहा, तो पीडीएम के वकील ने यह कहकर मना कर दिया कि ये एक स्टेट सीक्रेट है जो पब्लिक नहीं किया जा सकता। उसके बाद साजिशियों ने मजहबी इंतहा पसंदी के जरिए इमरान खान को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। जियो न्यूज़ के एक सहाफ़ी वक्कार सत्ती ने अगस्त 2022 में अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो ट्वीट की। सत्ती की वीडियो में इमरान खान के कुछ मुबैना बयानात को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया और इल्ज़ाम लगाया गया कि वो इस्लाम की तौहीन कर रहे हैं। सवाल यह है कि ये वीडियो किसने बनाई और वक्कार सत्ती को ये वीडियो किसने भेजी। फिर पीडीएम के वज़रा ने मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हुए इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें शुरू की और ये कौमी टीवी पर भी नशर हुई। इन सब ने इमरान खान के बयानात को तोड़ मड़ोड़ कर बगैर सयाको सबक के अपनी प्रेस टॉक के दौरान पेश करके उन्हें इस्लाम की तौहीन करने वाला करार देने की कोशिश की और इमरान खान के खिलाफ मजहबी मुनाफरत को हवा दी। पीडीएम ने सोशल मीडिया पर भी इमरान खान के खिलाफ कुछ गलीज़ सोशल मीडिया ट्रेंड्स शुरू किए ताकि लोगों को उनके खिलाफ उकसाया जा सके और उनकी जान को खतरे में डाला जाए। ये सब उस बड़ी साजिश का हिस्सा था जिसके तहत इमरान खान को कत्ल किया जाने का प्लान था। पीटीआई और बाज़ नामवर सहाफ़ियों ने इस मुहिम की सख्त मजम्मत की और इस मुहिम के खिलाफ पंजाब और केपीके की असेंबलियों में करारदादें भी मंजूर की गईं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने सितंबर में रहीम यार खान और अक्टूबर में मियांवाली में अपने जलसों में इस कातिलाना हमले का मंसूबा बेनकाब किया। उन्होंने कहा कि 4 लोगों ने बंद दरवाज़ों के पीछे मेरे कत्ल का मंसूबा बनाया है। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है जिसमें उन तमाम लोगों के नाम बताए हैं जो इस साजिश में मुलव्विस हैं। आखिरकार 3 नवंबर को ये प्लान पाया तकमील तक पहुंचाया गया और इमरान खान पर वजीराबाद में लॉन्ग मार्च की क़यादत के दौरान हमला किया गया। इस हमले में एक शख्स शहीद और इमरान खान समेत 14 लोग जख्मी हुए। मौके के फौरन बाद पुलिस ने मुलजिम नवीद को गिरफ्तार कर लिया और इमरान खान को इलाज के लिए फौरन शौकत खानम हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कातिलाना हमले के फौरन बाद सीसीपीओ और डीपीओ ने शूटर की एतराफ़ी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। पुलिस की हिरासत में फायरिंग करने वाले शख्स को ये कहते देखा गया कि मैं इमरान खान को मारना चाहता था क्योंकि वो लोगों को गुमराह कर रहा है। शूटर ने यह भी दावा किया कि वो अकेले काम कर रहा था और उसके पीछे कोई नहीं है। इसके ये बयानात इसको मजहबी जुनूनी दिखाने की कोशिश थी और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसको सब कहने के लिए प्रोग्राम किया हुआ है। ये एतराफ़ी वीडियो बयान बगैर किसी तफ्तीश के तकरीबन फ़ौरन जारी कर दिया गया
اور پولیس نے یہ بیان فوراً ایسے صحافیوں اور نیوز چینلز کو بھیج دیا جو پی ڈی ایم کے حامی سمجھے جاتے ہیں، اور ان صحافیوں نے ایک ساتھ یہ ویڈیو بیان سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیا اور یہ دکھانے کی کوشش کی کہ شوٹر نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے اور اس نے مذہبی منافرت کی وجہ سے ایسا کیا۔ جیو، سما اور دیگر نیوز چینلز نے بھی ایک ساتھ ملزم کا اعترافی بیان چلا دیا۔ عمران خان نے ہسپتال سے قوم سے خطاب کرتے ہوئے قاتلانہ حملے میں 3 افراد کے نام لے کر ان کے خلاف FIR درج کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان میں موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور میجر جنرل فیصل نصیر شامل تھے۔ اس شکایت میں ایک آرمی جنرل کا نام آنے کی وجہ سے حکام FIR درج کرنے سے گریزاں تھے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے وارننگ کے بعد بالآخر پنجاب پولیس نے FIR درج کر لی۔ تاہم FIR میں شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور ایک سینئر انٹیلیجنس آفیسر میجر جنرل فیصل نصیر کا نام نہیں لیا گیا، جو عمران خان کے مرکزی ملزم تھے۔ سوال یہ ہے کہ تفتیش میں رکاوٹیں پیدا کرنے والے کون تھے؟ PTI نے عمران خان پر حملے کی FIR کو مسترد کرتے ہوئے اسے قانون اور سپریم کورٹ کے حکم کا مذاق قرار دیا، کیونکہ FIR میں عمران خان کے نامزد کردہ 3 افراد کے نام ہی نہیں تھے۔ PDM نے عمران خان کے زخموں کا مذاق اڑایا اور اسے ایک ڈرامہ قرار دیا۔ اس پر شوکت خانم کے ڈاکٹروں نے عمران خان کا طبی معائنہ کیا اور عمران خان کے زخموں کو پہلی بار منظر عام پر لائے۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عمران خان کو دائیں ٹانگ پر 3 گولیاں لگیں۔ عمران خان کے زخم ابھی تک بھرے نہیں تھے اور انہیں صحت یاب ہونے میں وقت لگے گا۔ اس کے بعد عمران خان پر حملے کی تحقیقات کے لیے ایک JIT تشکیل دے دی گئی۔ JIT نے شوٹر نوید کے پولی گرافک ٹیسٹ کیے اور انکشاف کیا کہ وزیر آباد حملے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی اور حملہ آور اکیلا نہیں تھا۔ وزیر آباد حملے کی تحقیقات کرنے والی JIT کے ارکان پر تحقیقات کے نتائج سے خود کو دور کرنے کے لیے مسلسل دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ شوٹر کے وکیل ایڈوکیٹ داؤد نے قومی TV PTV پر پریس کانفرنس کی اور JIT رپورٹ پر سوالات اٹھائے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی پریس کانفرنس قومی TV پر نشر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، تاہم شوٹر کے وکیل PTV اور دیگر تمام معروف نیوز چینلز پر لائیو تھے۔ سوال یہ ہے کہ کتنے شوٹر اور ان کے وکلا کو قومی TV پر اپنا مقدمہ پیش کرنے کا موقع ملا، جس میں تمام سرکاری مشینری اس کے دفاع کے لیے کام کر رہی تھی۔ جب یہ پلان بھی فیل ہو گیا تو جنوری 2023 کو عمران خان نے کہا کہ زرداری نے انہیں قتل کرنے کا ایک اور منصوبہ بنایا ہے، یعنی پلان C۔ انہوں نے کہا کہ زرداری نے سندھ سے لوٹا ہوا پیسہ ایک دہشت گرد تنظیم کو دیا ہے تاکہ وہ انہیں قتل کرا دے۔ اس میں طاقتور ایجنسیوں کے بھی کچھ لوگ سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ اس وقت جب پاکستان تاریخ کے بدترین معاشی اور سیاسی بحران سے گزر رہا ہے اور پاکستان کے عوام تاریخی مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں، صنعتیں بند ہو رہی ہیں اور امن و امان کی صورتحال خراب ہو چکی ہے، تو PDM کی حکومت اور اس کے سہولت کاروں کی پوری توجہ صرف اور صرف عمران خان کو مائنس کرنے پر مذکور ہے۔ قوم یہ سب ظلم دیکھ رہی ہے اور یہ سوال پوچھتی رہے گی کہ وہ کون تھا کہ جس نے ایک اچھے خاصے ترقی کرتے ملک کو برباد کر دیا۔